नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिकेत जाधव और आपके लिए आपका द ब्रेन ट्रेनर। आज के वोकैबुलरी बिल्डिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं पहले इस चीज़ पे बात करूंगा कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, लाइक बैंक पीओ या फिर एसएससी या सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, तो उस एग्ज़ाम के लिए आप अपनी वोकेबलरी पे अच्छा होल्ड कैसे ला सकते हो। सिविल सर्विसेज की जब तक बात आती है तब तक अच्छी वोकेबलरी होना मैंडेटरी नहीं है, बिकॉज यू हैव चांस टू राइट योर मेंस इन एवरी लैंग्वेज that is included in the constitution. There are 22 languages, so आप 22 भाषाओं में आप अपनी मेंस लिख सकते हो। सो यूपीएससी में वोकेबलरी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप इंग्लिश में अपीयर करने वाले हो एग्ज़ाम, तो अगर आप अच्छी वोकेबलरी यूज़ करोगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, आपका थोड़ा सा हाफ या एक मार्क आपका बढ़ सकता है। तो आप सोच लो कि जहाँ पे एक मार्क के ऊपर जहाँ पे अगर 10 या 15 रैंक का फ़र्क पड़ता है, वहाँ पे आपको हर एक आंसर में आधा आधा मार्क्स आपको रैंक में कितना आगे ले जाएगा। ठीक है, सो ये तो था सिविल सर्विसेज के लिए। दूसरा, अगर आप बैंक पीओ या एसएससी या इंश्योरेंस की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसमें तो वोकेबलरी बहुत ही मैंडेटरी है। सीडीएस में मैंने एक बार ये देखा था, सीडीएस के लिए भी वोकेबलरी बहुत मैंडेटरी है, सीडीएस और सीएपीएफ के लिए। सीडीएस और सीएपीएफ के एग्ज़ाम में मैंने ये देखा था कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पूछे गए थे। वैसे ही बैंक एग्ज़ाम में भी पैसेज में जो वर्ड्स कोई टफ वर्ड्स आते हैं उनका मीनिंग आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो मैं इस इनिशिएटिव में ये जानबूझ के ये करता हूँ कि मैं सेंटेंस भी एक्सप्लेन करता हूँ, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी शायद दे सकूँ तो देता हूँ। ऐसा क्यों करता हूँ कि जब भी आप किसी बैंक एग्ज़ाम में अगर आप देखोगे तो वोकेबलरी सीधा सीधा नहीं पूछी जाती, मतलब एक वर्ड दिया जाएगा उसका मीनिंग बताओ, नहीं, ऐसा नहीं आएगा। बैंक एग्जाम में कैसा आएगा, आपको क्वेश्चन कैसा आएगा कि कोई पैराग्राफ होता है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और पैराग्राफ में कोई वर्ड होगा जो उस पैराग्राफ में इंक्लूडेड होगा और उसका मीनिंग या फिर उसका सिनोनिम या उसका एंटोनिम आपको पूछा जाएगा। सो जब मैं ये करता हूँ कि आपको एक सेंटेंस भी पढ़ाता हूँ वर्ड के साथ, तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जज करना सीख जाओगे। अभी यहाँ पे जो अब्रेड एक वर्ड है, तो जब मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ तो मुझे शायद उसका जैसे के तैसे मीनिंग पता ना हो, हिंदी में या मराठी में या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, आपकी जो मदर टंग है, उसमें शायद आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग पता नहीं हो। स्टिल आप क्या करोगे, आप जज करना सीख जाओगे कि उस वर्ड का इस सेंटेंस में क्या मतलब होगा, ऐसा आप जज करना सीख जाओगे। और ये आपको आपके बैंक एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि बैंक एग्जाम के क्वेश्चन का पैटर्न वैसा ही है। तो ठीक है, तो वोकेबलरी बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, मैंने कल बात की थी रिवीजन की। रिवीजन तो आपको करना ही होगा। दूसरा ये बात है कि मैं जब आपको एक सेंटेंस सिखाता हूँ तो आपका काम है उसके ऊपर बेस्ड और 2 या 3 सेंटेंस खुद पढ़ लेना, क्योंकि जब तक आप वैसा नहीं करोगे तब तक सिर्फ मेरी मेहनत पे अगर आप रहोगे तो शायद आपको अच्छे मार्क्स आ भी जाए, लेकिन जो बंदा या जो बंदी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, मैं सिखाने के बाद भी 2 या 3 सेंटेंस खुद से बना रही है, तो हमेशा उसका मार्क्स आपसे थोड़ा आगे ही रहेगा। ठीक है, आप उससे कॉम्पीट नहीं कर सकते जो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। आप अगर सिर्फ मेरा क्लास देखे अगर आप ये सोच रहे हो कि अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो बंदा आपके साथ मेरा वीडियो देख के खुद भी मेहनत कर रहा है, वो हमेशा आपके आगे ही होगा। ठीक है, दूसरी बात कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पायरेंट्स नहीं हो, सिर्फ नॉलेज के लिए वोकेबलरी बढ़ाना चाहते हो, तो देखो क्या होगा कि अगर आपका इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है तो शायद आप बहुत अच्छा मटेरियल में मिस कर दोगे। जब मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं था तब तक चेतन भगत के बुक्स के बारे में मैंने बहुत पढ़ा था कि अच्छे होते हैं, रविंदर सिंह के बुक्स अच्छे होते हैं, लेकिन जब मैं वो बुक पढ़ने बैठता था मुझे बहुत दिक्कत आती थी। तो जब मेरा इंग्लिश अच्छा हुआ, आई स्टार्टेड एंजॉइंग दैट स्टफ, मुझे वो बुक्स पढ़ने में मज़ा आने लगा, मुझे अच्छा नॉलेज भी मिला, लेकिन मैं वहाँ पर ही नहीं रुका। मैंने उस बुक से मुझे जो
वोकेबलरी मिलती थी उसका भी मैंने इस्तेमाल मेरे दूसरे नॉलेज के लिए करना चालू कर दिया। तो इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज जो आपको बहुत ग्लोबल लेवल पे ले जा सकती है, ठीक है। सो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स हो तो आपके लिए मेरे वीडियोस ज़्यादा हेल्पफुल है, लेकिन अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो फिर भी सिंपल नॉलेज के लिए आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। लेकिन मेरा सिर्फ एक प्रीरिक्विजिट है कि मेरे वीडियोस अगर आप देख रहे हो तो प्रीरिक्विजिट भी है, और मैं आपको इस बात के लिए अपील भी कर रहा हूँ कि सिर्फ इस पर मत रुकिए, खुद की भी मेहनत करिए। मेरा सेंटेंस पढ़ के छोड़ मत दो, उसके बाद और 2 या 3 सेंटेंस बनाओ। एक्चुअली डिक्शनरी में जाके इसका मीनिंग देखो कि मैं सही सिखा रहा हूँ या मुझसे भी कुछ गलती हो रही है। मुझसे कुछ गलती हो रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मेरे कमेंट बॉक्स में मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में, जस्ट अ मिनट, मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक्स दिए हुए हैं कि आप मुझे कैसे कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे वहाँ पे आके वो आप करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, ये तो था मैंने वीडियो का कैसा आप यूज़ कर सकते हो इसका एक आपको वे दिया। अभी मैं वर्ड लेना चालू करता हूँ। सो आज का फर्स्ट वर्ड है अब्रेड। अब्रेड का ये मतलब है कि घिसना या रगड़ कर साफ कर देना, ठीक है। तो सेंटेंस देखते हैं कि अब्रेड द स्किन बाय यूजिंग स्किन ब्रश। अभी देखो, बहुत लोगों को फेस क्लीनिंग करना डेली बेसिस पे अच्छा लगता है, या फिर पिंपल्स का वगैरह भी इशू होता है। सो आप क्या कर सकते हो, आप कोई फेस मास्क, सॉरी कोई आपने फेस ब्रश लिया, तो आप उस ब्रश से अपनी स्किन को अपग्रेड करो। मतलब क्या करो, रगड़ो या घिसो या अच्छी तरह रगड़ो, मतलब पत्थर की तरह नहीं, स्किन को सॉफ्ट ही रगड़ना पड़ता है, लेकिन आप उसे अपग्रेड करो। मतलब क्या करो, अपग्रेड द स्किन बाय यूजिंग स्किन ब्रश। उस स्किन ब्रश से आप अपनी स्किन को अच्छी तरीके से घिसो, सो दैट आपकी स्किन अच्छी रहे, आपको पिंपल्स वगैरह का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आते हैं सेकंड वर्ड पे। सेकंड वर्ड है अब्रेशन। अब्रेशन मतलब घिसाई या रगड़। अब्रेड से ही वो वर्ड डिराइव हुआ है, सो उसका मतलब थोड़ा बहुत तो सेम है, घिसाई या रगड़। मैंने क्यों इंक्लूड किया इस वर्ड को, क्योंकि थोड़ा सा यूज अलग हो सकता है इसका, ठीक है। सो ड्यू टू बाइक एक्सीडेंट शी वॉज हैड अ माइनर अब्रेशन ऑन हर नेक। तो कोई एक विमेन है या कोई एक लेडी है या कोई एक गर्ल है जो बाइक चला रही थी, शायद उसका जो बैलेंस था वो थोड़ा सा बाइक उसकी अनबैलेंस्ड हो गई, और वो थोड़ी सी स्लिप हो गई बाइक से और गिर गई। तो क्या हुआ, उसके नेक को थोड़ा सा अब्रेशन हो गया। मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा उसकी नेक जो है वो घिस गई, या फिर उसकी नेक को रगड़ पड़ गया। तो हम कैसे बोलेंगे कि ड्यू टू बाइक एक्सीडेंट के वजह से शी ऑल्सो हैड अ माइनर एब्रेशन ऑन हर नेक। उसके नेक को माइनर मतलब छोटा सा एब्रेशन हो गया। मतलब क्या हो गया, रगड़ आ गया या फिर घिसाई हो गई, ठीक है। आते हैं थर्ड वर्ड पे। सो एब्रेसिव मतलब पीसने या रगड़ने की वस्तु। अभी ये देखो, ये तीनों वर्ड्स एक दूसरे से डिराइव हो गए हैं। तो एब्रेसिव का भी ये मतलब है कि पीसने या रगड़ने की वस्तु। सो सेंटेंस देख ले, द मास्क शुड बी क्लीन्ड डेली विद जेंटल एंड नॉट एब्रेसिव मटेरियल। ये सेंटेंस भी है, और ये मैं आपको आज के वीडियो में बताना भी चाहता हूँ कि मास्क डेली बेसिस पे अगर नहीं धो पा रहे हो तो एटलीस्ट 3 दिन में एक बार तो मास्क साफ करो। ऐसे बहुत लोग हैं कि मास्क कभी साफ नहीं करते, ऐसे ही पहनते जा रहे 3 या 4 महीने से, जब से लॉकडाउन लगा है तब से वही मास्क यूज़ किए जा रहे हैं। तो ऐसा मत करो, मास्क को किसी जेंटल मटेरियल से क्लीन करो। एब्रेसिव मटेरियल यूज़ मत करो। एब्रेसिव मतलब कोई घिसने की या रगड़ने की जो वस्तु होती है, जैसे बहुत रफ वस्तु होती है, या जैसा पत्थर, या कोई आपने बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रश लिया उसे घिस रहे हो, ऐसा मत करो। द मास्क शुड बी क्लीन्ड। मास्क क्लीन होना चाहिए डेली, रोज के रोज, विथ जेंटल मतलब कोई सॉफ्ट जेंटल मटेरियल से मास्क रोज साफ होना चाहिए,
एंड नॉट एब्रेसिव मटेरियल, और आप किसी रगड़ने की वस्तु से, किसी एब्रेसिव मटेरियल से उसे मत रगड़ो, ठीक है। सो उसे साफ करना है तो किसी जेंटल या फिर सॉफ्ट मटेरियल से साफ करो, कोई एब्रेसिव मटेरियल यूज मत करो। तो ये थे आज के 3 वर्ड्स। मैं आपको और एक बात इस वीडियो में बोलना चाहता था कि देखो, अगर ये तीनों वर्ड्स का थोड़ा बहुत मीनिंग सेम है, लेकिन इसे यूज़ करने का जो तरीका है वो हम लोग ने देखा कि वो अलग अलग था। लेकिन जब भी किसी तीन या 4 वर्ड्स का एक कॉमन मीनिंग होगा या उसे यूज़ करने का तरीका भी अगर सेम होगा और वो वर्ड्स किसी एक वर्ड से डिराइव अगर हो रहे हैं, तो मैं उसे अलग अलग वे में नहीं सिखाऊंगा। मैं किसी एक प्रिंसिपल वर्ड को वहाँ पे यूज़ करूँगा। प्रिंसिपल मतलब मुख्य वर्ड, मुख्य जो शब्द है उसे यूज़ करूँगा, और उसके बाद अगर कोई वर्ड्स मुझे लगे कि कोई अलग वर्ड्स भी उसमें से डिराइव हो रहे हैं, तो मैं आपको वो 3 या 4 वर्ड्स भी उसी के साथ सिखा दूँगा। तो इसी वीडियो के साथ, इन 3 वर्ड्स के साथ मैं आज का मेरा वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। दिस इज़ अनिकेत जादव, लॉगिंग ऑफ।